हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स का एक सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सैंपल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पूरा सॉल्व करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सेगमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20, ट्राई करते हैं कि इस वीडियो में हम उसे कवर कर पाए। तो बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, उनमें से एक सैंपल पेपर मेरे पास है, उससे डिस्कस करते हैं। उस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक नंबर a है p रेज़ टू द पावर 3 q रेज़ टू द पावर 4 और b है p रेज़ टू द पावर 2 q रेज़ टू द पावर 3। इन दोनों का HCF गिवन है क्वेश्चन में, p रेज़ टू द पावर n into q रेज़ टू द पावर n, और LCM गिवन है p रेज़ टू द पावर r और q रेज़ टू द पावर s। तो आपको बताना है कि m प्लस n और r प्लस s की वैल्यू क्या है। इसके 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है। सही आने पे 1 मार्क मिलेगा, रॉन्ग आने पे 0 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं कैसे ऐसे सॉल्व किया जाए। देखो, इन्होंने HCF ये दे दिया, लेकिन HCF हम अपने मेथड से भी निकाल सकते हैं। HCF क्या होता है? दोनों जो एक्सप्रेशन है जिनका HCF लेना है उनमें कॉमन टर्म्स और उनकी मिनिमम पावर। तो कॉमन टर्म्स दोनों में p भी है और q भी है, तो p q ये HCF आएगा। अब इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, तो मिनिमम पावर 2 हुई, और इसमें q पावर 3 है, q पावर 4 है, तो मिनिमम पावर 3 हुई। यानी कि इनका HCF एक्चुअल में ये होना चाहिए था और इन्होंने ये दे रखा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 और n की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। सिमिलरली अब एलसीएम भी हमारा जो इनिशियल मेथड है, बेसिक मेथड, फंडामेंटल मेथड, उससे निकालते हैं। फंडामेंटल मेथड में एलसीएम कैसे कहा जाता है कि दोनों में जो कॉमन है उसे लिखें और उनकी मैक्सिमम पावर को लिखें। और कॉमन ही नहीं, एक बार भी अगर कोई टर्म आ रही है तो उसे जरूर लिखें और उनकी भी मैक्सिमम पावर लिखें। तो p q के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो आएगा तो ओनली p q ही। अगर यहाँ r भी होता तो उसे भी लिखते, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर, p की मैक्सिमम पावर 3 है और q की मैक्सिमम पावर 4 है, ठीक है। तो जो r होगा कंपेयर करने पर पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 3 है और s की वैल्यू 4 है। तो n2 n3 r3 s4, इसको यहां पुट करें और आंसर निकालें। m प्लस n हो गया 5 और r प्लस s हो गया 7, तो 5 into 7 इक्वल टू 35। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, 1 मार्क आ जाएगा आपके इसमें। इसमें सेकंड पार्ट है, आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट p है। तो रूट का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन की वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि x की जगह ये वैल्यू रखने पर LHS और RHS इक्वल आ जाना चाहिए, वही रूट माना जाएगा। तो इसमें सब पे हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, यानी कि रख रख के देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन को x इक्वल टू p सेटिस्फाई कर रहा है। जिसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले में देखिए, अगर यहाँ बनेगा p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, p बच गया, यानी कि ये आंसर तो नहीं होगा। फिर इसमें रखें x की जगह p, तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p प्लस p, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया और माइनस p से प्लस p कट गया, तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये ठीक है। तो आंसर वैसे यही आ गया। इसे टिक करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सी और डी पार्ट में भी देख लेते हैं कि कहीं ये तो 0 नहीं आ रहा ना। तो x की जगह p रखें तो आ रहा है p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p प्लस p, तो 2p स्क्वायर प्लस 2p, 0 तो नहीं, ठीक है। फिर p रखते हैं यहाँ पे, तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये कट गया, प्लस p प्लस 1, तो p प्लस 1 बचा, तो ये भी 0 नहीं है। तो 4 ऑप्शन चेक करने के बाद हमें पता चल गया कि ओनली ऑप्शन बी ही इसमें सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रखा है कि px² - 2x + 3p एक पॉलिनोमियल है, उसके दो रूट अल्फा और बीटा है, और इस तरीके से है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इनटू बीटा के इक्वल है। तो बताइए कि p की वैल्यू क्या होगी। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब दो रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हों तो उनमें रिलेशन हमें पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a है, तो उसी को यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस b, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे -2 है।
अपॉन ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पी यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 2/p, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म 3p है और इसका p है, तो p से p कट गया तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, तो p ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि इस वाले सिनेरियो में p की वैल्यू क्या बनेगी 2/3, राइट। अगला क्वेश्चन, एक लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है, आपको के से वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब एक भी सॉल्यूशन ना हो यानी कि दोनों लाइंस पैरेलल हो, और दोनों लाइंस पैरेलल कब होती है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं हो। तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होना ही चाहिए। तो a1 है पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट और a2 है इसमें x का कोएफिशिएंट, b1 है इसमें y का कोएफिशिएंट और b2 है इसमें y का कोएफिशिएंट। इनका रेशियो इक्वल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3/2k - 1 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1, तो k की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो k की वैल्यू अगर 2 आ गई तो ये वाला रेशियो क्या आ रहा है 3/3 यानी कि 1, 3/2 4 - 1 यानी कि ये रेशियो आ रहा है 3/3, ये रेशियो आ रहा है 1/1 यानी 1/1/1 आ रहा है। देख लेते हैं ये तो 1 नहीं आ रहा क्योंकि c1/c2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो कौन सा हेडिंग आ जाएगा, तो 1/5 आ रहा है। तो इधर आ रहा है रेशियो 1, इधर आ रहा है रेशियो 1 और इधर रेशियो आ रहा है 1/5। तो a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है पर c1/c2 के इक्वल नहीं है, इसलिए लाइंस पैरेलल हो गई और इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा यानी कि कैसी हो गई इनकंसिस्टेंट हो गई, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा k = 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि पैरेललोग्राम है जिसकी 3 कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आपको फोर्थ वर्टिस को फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोग्राम में क्या कॉन्सेप्ट होता है ये कि डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होते हैं वो इक्वल होते हैं या दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो इसका जो मिड पॉइंट है और जो इसका मिड पॉइंट है वो कॉमन होगा, तो इनका मिड पॉइंट क्या निकल रहा है 3 - 3/2, 4 - 2/2 दैट इज 0, 2/2 1। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकल रहा है 0, 1। इन दोनों का मिड पॉइंट भी 0, 1 ही आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके x और y की वैल्यू निकलेगी। तो इन दोनों का मिड पॉइंट वास्तव में होगा क्या x - 2/2, y + 3/2, क्योंकि दो टर्म्स अगर x1 y1 x2 y2 है तो उनका मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो विद साइन यहाँ पे रखना होता है। अब देखो x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा और y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, तो इक्वल कर देते हैं। x - 2/2 की वैल्यू 0, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। फिर y + 3/2 की वैल्यू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर y + 3 की वैल्यू बन गई 2, तो y की वैल्यू कितनी बन गई 2 - 3 दैट इज -1, यानी कि जो हमारा अननोन वर्टेक्स है वो आएगा 2, -1 आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रायंगल है ABC और PQR, दोनों सिमिलर है, दोनों के एल्टीट्यूड AM और PM दिए हुए हैं। ये भी दे रखा है कि इनके जो साइड के रेशियो का स्क्वायर है AB² / PQ², उसकी वैल्यू 4/9 है। तो आपको इनके एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होता है ट्रायंगल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट कि सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि जो AB/PQ है वही BC/QR होगा और वही AC/PR होगा। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट कि ट्रायंगल की जो एरिया होती है उसे लिखा जा सकता है हाफ × बेस × हाइट, ठीक है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिला के
बेचारा 1 नंबर का क्वेश्चन जो है उसे अपन सॉल्व करेंगे। तो इनका ट्रायंगल का एरिया अपॉन इसके ट्रायंगल का एरिया निकालना हो हमें, तो नॉर्मली हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम लिखेंगे हाफ इंटू क्यू आर इंटू हाइट, राइट? ये लिखना चाहिए। अब हमें ये भी पता है कि जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा, और वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये वैल्यू 4/9 आएगी। ठीक है, अब देखो हाफ से हाफ करके 4/9 इधर आ गया, हमें निकालना है am बाई pn, तो am बाई pn की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी 4/n इंटू ये QR बाई BC उधर जाएगा, यानी कि QR बाई BC जाएगा। पहले इधर तो BC बाई QR था, उधर उल्टा होके चला जाएगा, QR ऊपर BC नीचे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने को पता है कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर 4/9 है, तो AB अपॉन PQ कितना होगा देखना जरा, 2/3, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। अगर AB अपॉन PQ 2/3 है तो BC अपॉन QR भी 2/3 ही होगा, तो QR अपॉन BC क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 3/2, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4/9 इंटू 3/2। ठीक है, अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, और 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो रेशियो बच गया 2/3। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया एल्टीट्यूड की रेशियो का वो क्या आ गया 2/3। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे आप ध्यान से देखिए। तो 7 पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड है। tan थीटा sin थीटा cos थीटा के 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज अगर आपको आती है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x हमें निकालना है, यहाँ पे बाकी सबकी वैल्यूज पुट करनी है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो tan 30 की है, यानी कि 1/√3। ठीक है, तो √3 से √3 कट हो गया, नीचे 2 से 2 कट हो गया, तो x की वैल्यू बच गई 1/√3, और 1/√3 चारों ऑप्शन में किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, इसलिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू √2 गिवन है, तो आपको tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जो निकालनी है उससे पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर ले। tan थीटा की वैल्यू लिख दे sin थीटा बाई cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू लिख दे cos थीटा बाई sin थीटा। इनमें क्या कॉमन आ रहा है cos थीटा sin थीटा, एलसीएम आ रहा है, ये कह सकते हैं। cos थीटा का डिवाइड करें तो sin थीटा बनेगा, तो ऊपर बनेगा sin स्क्वायर थीटा, सिमिलरली ऊपर बनेगा cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। यानी कि ये वाली चीज सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली 1/cos थीटा इनटू sin थीटा निकालना है। sin थीटा प्लस cos थीटा गिवन है, sin थीटा इनटू cos थीटा निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करें, इसका होल स्क्वायर कर दें बोथ साइड। तो इसका बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये बनेगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 का स्क्वायर, दैट इज 2। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो होती है 1, ये 1 इधर जाएगा, 2 - 1 बनेगा 1। तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो ध्यान से, उधर 1 रहेगा, 2 से डिवाइड हो गया तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब sin थीटा cos थीटा की ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रख दिया जाए तो हमारा आंसर इसका बन जाएगा। तो 1/2 डिनोमिनेटर में है तो 2 ऊपर जाके न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर बनेगा 2। यानी कि अगर sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू √2 है तो tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें कह रखा है कि जो DE लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल कॉमन है। ये एंगल इसके इक्वल क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल कॉमन है, इससे ADE और ABC सिमिलर हो जाएंगे। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी अगर ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है।
तो अगर ये स्मॉल a है और ये b है तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई a प्लस b। अभी छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ऐसा है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। तो इसकी साइड हो गई छोटे वाले ट्रायंगल की AE और बड़े वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई AC। ये किसके इक्वल होगा? छोटे वाले ट्रायंगल की साइड DE और बड़े वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड BC। अब आपको x निकालना है तो इन वैल्यूज को पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। AE की जगह लिखते हैं A, AC की जगह लिखते हैं A प्लस B, DE की जगह लिखते हैं x और BC की जगह लिखते हैं y। तो x क्या आ जाएगा? a अपॉन a प्लस b इंटू y। तो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शंस में से एक, तो उसको टिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD, उसमें BC और AD एक दूसरे के पैरेलल है। इन दोनों से डायगोनल्स बनाए गए हैं, AC और BD वो कट करते हैं पॉइंट O पे। AO अपॉन OC की वैल्यू OD अपॉन OB के इक्वल है। तो आपको बताना है कि BC कितने यूनिट है। अगर ये 4 यूनिट है तो देखो, अगर ये ट्रेपेजियम है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेटिव एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेटिव एंगल। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए? ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल A के साथ C आएगा क्योंकि एंगल A एंगल C के इक्वल है, O के साथ O आएगा क्योंकि एंगल O के इक्वल है, और D के साथ B आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो क्या बनेगा? AO 12 अपॉन 12, AO अपॉन CO इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, OD अपॉन OB इज इक्वल टू 13 अपॉन 13, AD अपॉन CB या BC। ठीक है, तो हमें ये BC तो निकालना है, AD दिया हुआ है, तो ये वाला रेशियो तो यूज लेना ही है। अब इन दोनों में से वो रेशियो ले ले जो हमें दे रखा है। तो हमें दे रखा है AO अपॉन OC भी दे रखा है और OD अपॉन OB भी दे रखा है 1/2। तो यहाँ लिखते हैं AD की जगह 4, CB या BC अपन को निकालना है, और इन दोनों की जगह अपन 1/2 लिख देते हैं। तो हमारा जो BC है वो निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये वाला 8 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें कह रखा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे 2 टेंजेंट्स बनाई जाती है जो एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। तो बतानी है कि टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि जब ये दोनों टेंजेंट्स होती है, इस एक्सटर्नल पॉइंट को जब सेंटर से मिलाते हैं तो ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। 3 = 3 एक्सटर्नल लेंथ के इक्वल है और ये लाइन कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो ये एंगल 60 डिग्री पूरा है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा, यानी कि ये वाला ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा बन गया, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये लेंथ अपने को नहीं पता, निकालनी है, और ये लेंथ 3। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें पता नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस वाली सिचुएशन में tan थीटा का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसका यूज नहीं करेंगे, तो 3/L करेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 3√3 मीटर। मतलब ये जो भी अगर 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो समझ में आया कि अगर आपको ये एंगल दिया हुआ हो, रेडियस दी हुई हो, तो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक ऐसे सर्कल का एरिया बनाना है जो स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब किया जा सकता है। ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड 6 है। तो इंस्क्राइब यानी कि वो अंदर से टच करे, तो ये वाली जो लेंथ बनेगी वो इसकी जो साइड है ना, स्क्वायर की साइड, वो इसकी डायमीटर के इक्वल बनेगी। तो डायमीटर 6 हो गया। अगर डायमीटर 6 हो गया तो रेडियस 3 हो गई। अब अपने को इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या बनेगा? पाई r स्क्वायर। r 3 हो गई तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या? जिसकी
सारी साइड्स अलग अलग लेंथ की हो सकती है, तो लेंथ, विड्थ और हाइट ए, बी और सी उनका सम दे रखा है 6√3 और उसका जो डायगोनल है उसकी वैल्यू दे रखी है 2√3। तो क्यूबॉइड का डायगोनल हम जानते हैं √a² + b² + c² होता है और साइड का सम दिया हुआ है। आपको निकालना है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस होता है 2 × AB + BC + CA। ये बनेगा लेंथ × ब्रेड्थ + ब्रेड्थ × हाइट + हाइट × लेंथ। ठीक है, तो अपने को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसकी हेल्प से। तो देखो इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए बोथ साइड तो a + b + c का स्क्वायर बनेगा 6√3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ठीक है, a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है। ये किसके इक्वल होगा 6√3 के स्क्वायर यानी 36 × 3 दैट इज 108। ये वाली वैल्यू तो अपन को कैलकुलेट करनी है, इस पूरी वैल्यू को अपन x मान लेते हैं और a² + b² + c² कहां से बनेगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करने पर इधर आ जाएगा a² + b² + c² और इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर * √3 का स्क्वायर। तो 4 × 3 दैट इज 12। तो 12 + x वो है जो हमें कैलकुलेट करना है = 108। तो x की वैल्यू बन जाएगी 96 यूनिट। 96 स्क्वायर यूनिट ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूबॉइड। अगला क्वेश्चन है कि मोड और मीडियन का डिफरेंस अगर 24 है तो बताइए मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मीन, मोड, मीडियन में जो ये रिलेशन अपने को पता है उसका यूज करना पड़ेगा। रिलेशन क्या है कि मोड की वैल्यू होती है 3 × मीडियन - 2 × मीन। तो इस वाले रिलेशन की हेल्प से और इस गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो मोड की जगह क्या लिखा जाएगा, मीडियन + 24 = 3 × मीडियन -2 × मीन। अब देखो 24 को तो इधर ही रहने दो, मीडियन को इधर ले जाओ। तो 3 मीडियन में से 1 मीडियन गया तो 2 मीडियन -2 मीन, उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, मीडियन - मीन। तो इधर क्या है 24, हमें ये निकालना है तो 2 से 24 को कट कर दें 12 आ जाएगा यानी कि मीडियन - मीन की वैल्यू आ गई 12। तो 12 आंसर को अपन ढूंढ के टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि एक सर्कुलर टायर है, वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसकी रेडियस 0.25 मीटर है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे। तो एक रिवॉल्यूशन में एक टायर जो है वो 2πr डिस्टेंस कवर करता है, वेयर r इज इट्स रेडियस। तो 11 किलोमीटर में कितने रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे, 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2πr, वो होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा 11 किलोमीटर, यहाँ मीटर है तो उसको 11,000 मीटर लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा, अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन होगा 2πr, पाई की जगह 22/7 लिखते हैं, 7 ऊपर चला गया। ठीक है, 2πr, r हो गया 0.25, 0.25 को लिख देते हैं अपन 1/4, तो 1 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, तो 11,000 × 4 तो 44,000 हो गया ये, और नीचे 44, ऊपर बच गया 1000 × 7 दैट इज 7000 रिवॉल्यूशन। यानी कि 11 किलोमीटर चलते टाइम ये 7000 बार चक्कर लगा चुका होगा, तब जाकर ये 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। अगला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है, इसमें मोड और मीडियन वाला इंटरवल निकालना है, दोनों की लोअर लिमिट को ऐड करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, आप बताइए कि इसकी मीडियन वाली क्लास और मॉडल वाली क्लास की लोअर लिमिट का सम क्या है। तो अगर अपन मोड वाली क्लास देखना चाहें तो मोड वाली क्लास बनेगी जिसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 20 में है, यानी कि ये वाली क्लास तो हो गई मॉडल क्लास। कौन सी हो गई, मॉडल क्लास।
मोड वाला इंटरवल हो गया, इसकी लोअर लिमिट आ गई, मोड वाली लोअर लिमिट तो आ गई 50। और अगर अपन मीडियन की लोअर लिमिट निकालते हैं तो वो क्या आती है वो देखते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है। तो यहाँ 10 और 15 25 और 12 37 और 20 57 और 9 66। ठीक है, तो ये n आ गया 66, उसका हाफ करें तो 66 का हाफ आ गया 33। तो 33 या उससे ठीक बड़ी CF आपको देखनी है, तो 33 से बड़ी वाली CF 37 है, यानी हमारा मीडियन इंटरवल आ गया ये 10 to 15 वाला। तो मीडियन वाले में लोअर लिमिट 10 आ गई। अब इन दोनों को प्लस करने से भी हमारा आंसर आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 25 यूनिट। अब अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इसमें कहा गया है कि 2 डाइसेस को एक साथ थ्रो किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक बार तो 6 आएगा ही। तो टोटल केसेस कितने हैं? 6 into 6 36। डाइस को एक बार रोल किया जाता है तो केसेस बनते हैं 6, 2 बार रोल किया जाता है तो 6 स्क्वायर, 3 बार रोल किया जाता है तो 6 क्यूब। तो यहाँ 2 डाइस को रोल एक साथ किया जाए या 1 डाइस को 2 बार रोल किया जाए, एक ही बात है। तो टोटल केसेस तो 36 है। अब फेवरेबल केसेस क्या है? फेवरेबल केसेस यानी एटलीस्ट एक बार तो 6 आए, यानी कि या तो एक बार 6 आए या दोनों बार 6 आ जाए। तो एक बार 6 की क्या ऑप्शंस है? पहले पे 1, दूसरे पे 6, पहले पे 2, दूसरे पे 6, पहले पे डाइस पे 3, दूसरे डाइस पे 6, पहले डाइस पे 4, दूसरे डाइस पे 6, पहले डाइस पे 5, दूसरे डाइस पे 6। एक ऑप्शन तो ये है, 5 पॉसिबिलिटी बन रही है। ये भी हो सकता है पहले डाइस पे 6, दूसरे डाइस पे 1, 6 2 6 3 6 4 6 5। ये ऐसे केसेस हैं जिनमें 1 टाइम्स क्या रहा है 6, एग्जैक्टली 1 टाइम। लेकिन हमें एग्जैक्टली 1 टाइम नहीं कहा गया, एटलीस्ट वंस कहा गया है। एक बार डाइस पे 6 आएगा तो भी चलेगा और दोनों बार आएगा तो भी चलेगा। तो हमारे टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 2 10 और एक ये जब दोनों बार आ जाए तो 11 केसेस फेवरेबल हैं और टोटल केसेस 36 हैं। इसलिए हमारा फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी का आएगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, दैट इज 11/36। ये ऑप्शन को ढूंढे, टिक करें और आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत आसान है। 5 tan बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 5 sin बीटा - 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा + 2 cos बीटा। कैसे करें? ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos बीटा को डिवाइड कर दें। तो इधर cos बीटा को डिवाइड करेंगे तो बनेगा sin बीटा बाय cos बीटा, दैट इज tan बीटा। 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा 2 रह जाएगा। इधर 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा हो जाएगा 5 tan बीटा और प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा हो जाएगा 2। तो 5 tan बीटा की जगह 4 लिख देंगे। तो ऊपर बना 4 - 2 और नीचे बना 4 + 2। तो 4 - 2 की वैल्यू हो गई 2 और 4 + 2 की वैल्यू हो गई 6। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। आपको इंडिविजुअली चेक करने पड़ते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, और साथ में ये भी देखना पड़ता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू एक्सप्लेनेशन है। तो 4 ऑप्शन इसमें मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। थर्ड ऑप्शन होता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। और फोर्थ ऑप्शन होता है स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इन चारों में से क्या ऑप्शन बन रहा है वो चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 5780 है और उनका एचसीएफ 17 है, तो क्या एलसीएम 340 होगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि a × b = एलसीएम × एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे निकलता है? a × b अपॉन एचसीएफ। तो 5780 तो a × b दे रखा है, अपॉन एचसीएफ कर दें। वैसा करने पर कितना बन रहा है? 17 3 = 51 और कितना बचा? 51 के बाद 6, तो 17 4 = 68 और 0 यानी कि 340 आ रहा है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। दूसरा, HCF इज फैक्टर ऑफ LCM, राइट? ये तो हम यूनिवर्सली जानते हैं कि HCF तो हमेशा LCM का फैक्टर ही बनेगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट की हेल्प से ही निकला? नहीं, ये किससे निकला? A into B is equal to LCM into LCF की हेल्प से। तो हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा एक ऑप्शन ढूंढ के जो ऑप्शन बी होगा उसे टिक करें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से वही असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाला पार्ट है। दो स्टेटमेंट सेट करने हैं और देखने के चारों में से कौन सा ऑप्शन बनेगा, A, B, C या D, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा पहले का एक्सप्लेनेशन है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट दूसरा पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। इन चार में से कौन सा बैठ रहा है वो देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल है, उसमें AB का मिड पॉइंट 3,5 है और AC का मिड पॉइंट -3, -3 है। अगर ऐसा है तो BC की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी, तो 3 - -3 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। 5 - -3 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया 100, उसका रूट आ गया 10, यानी कि ये वाली जो साइड है DE वो तो 10 हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम नाम की कोई चीज होती है, यानी कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो तीसरी साइड के वो पैरेलल बनता है और तीसरी साइड की लेंथ उसकी हाफ होती है। तो इसकी लेंथ अगर 10 है तो इसकी लेंथ ऑब्वियसली 20 ही होगी, क्योंकि ये लेंथ इसकी हाफ होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट दिया हुआ है कि अगर ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो BC की वैल्यू 20 होगी, तो राइट है। दूसरे में वही कह रखा है जिसका हमने यूज किया, क्या कि मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट एक तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम है, तो वो तो ऑब्वियसली करेक्ट है, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि उसी का यूज करके तो हमने स्टेटमेंट 1 में प्रूव किया है कि BC की वैल्यू 20 होगी। इसलिए इसका फाइनल आंसर होगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, ऑप्शन ए। इसको टिक करें और आगे बढ़ें। तो कुल मिला के ये हमारा पहला सेक्शन जो था ए सेक्शन ऑब्जेक्टिव वाला, क्वेश्चन नंबर 1 to 20, जो आपको 20 मार्क्स दे सकता है। टोटल 80 मार्क्स के पेपर में से 1/4 पोर्शन है 25%। आपके 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का अगर 1/4 अपन कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, लगभग 45 मिनट हो जाएगा। और आप देखिए कि ये वाला सेक्शन आपको अप्रोक्सीमेटली ओनली 30 मिनट ही कंज्यूम करेगा। तो 30 मिनट में आप कितना 1/4 पोर्शन कवर कर पा रहे हैं, तो बहुत फायदे वाली चीज़ है ये। आप देखें इसे ध्यान से, इजीली आप 20 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बाय।